शिंदे परिवार में आज बड़े ही जश्न का माहौल था। आज इस घर की बड़ी बहू का गृह प्रवेश हो रहा था और हमारी ममता तो बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसकी बड़ी बहू इस शहर के बड़े अफसर की बेटी जो थी। अरे रेशमा, ये गेंदे के फूल क्यों लेकर आई है बहू के स्वागत में? जा लाल गुलाब लेकर आ। अरे मेरी बड़ी बहू बड़े अफसर की बेटी है, उसका स्वागत मैं लाल गुलाबों से ही करूँगी, ऐसा वैसा नहीं। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। आपकी बड़ी बहू के चर्चे तो हमने भी काफ़ी सुने हैं। अब क्या करे, हर किसी के नसीब में नहीं होता ऐसा सौभाग्य। देखो तो कितना इतरा रही है अपनी बहू पे, इसके तो जैसे पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे। अब जी मेरी बहू है ही ऐसी, इतने बड़े अफसर की बेटी है कि आप जो काम चाहो घर बैठे हो सकता है। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को चुना है अपनी बेटी के लिए। मेरा राघव भी किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ, अब तो यार भी ज़्यादा हवा में उड़ने लगेगी। लगता है आपको जलन सी हो रही है जी। कोई बात नहीं, अब इतना अच्छा नसीब देखकर तो किसी को भी जलन होगी। मैंने सुना है आपकी बहू के मायके वालों की कपड़े की दुकान है। कोई बात नहीं जी, वो भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, मेरी बड़ी बहू जितनी अमीर और नाम वाली बहू मिलना तो मुश्किल है भाई। चल अब सारी बात अब यहीं कर लेगी कि गृह प्रवेश भी करवाना है बहू का। वो देख, तेरे बहू और बेटा आ गए। अरे हाँ, वो तो मैं बड़ी बहू की तारीफ में भूल ही गई थी। अब क्या करे, मेरी बड़ी बहू है ही ऐसी। तो देखा आपने ममता का अपनी बड़ी बहू को लेकर गुणगान। लेकिन ये गुणगान इसलिए है क्योंकि वो एक बड़े अफसर की बेटी है, जिसकी वजह से ममता की इज्जत समाज में और भी बढ़ गई थी। इसीलिए तो अब सुबह शाम उसकी ज़ुबान पर बस वर्षा का ही नाम होता था। अरे आज मेरी बहू मेरे लिए क्या सूट लाई थी, इतना प्यारा सूट तो मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वर्षा के मायके से इतना भारी सूट उसे मिला था कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। कम से कम 15-20 हज़ार का तो होगा ही। 15-20 हज़ार का? अरे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनके लिए सस्ता वाला होगा। ये तो मेरी वर्षा घर में पहनती है। हाँ, आजकल तो ममता की ज़ुबान पर वर्षा का ही नाम होता है। मेरी वर्षा बहू ये, मेरी वर्षा बहू वो। अरे हो भी क्यों ना, अब हर किसी को ऐसी बहू थोड़ी ना मिलती है। हाँ, हमारी बहू है तो जैसे कुछ है ही नहीं उसके आगे। अरे तुम तो खामखा चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरी बड़ी बहू के पिता इतने बड़े अफसर निकलेंगे हैं। अब ये तो हर किसी का भाग्य है भाई। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरा ये भाग्य तेरे छोटे बेटे के वक्त भी तेरा साथ देगा। क्या मतलब? मैंने आज तेरे बेटे विहान को हमारी गली के पीछे जो मिस्टर शर्मा की बेटी रहती है ना, अरे वही जिसके पिता स्कूल में टीचर है, उसके साथ देखा था। उन्हें देखने से लग तो नहीं रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं ममता। विहान उसके साथ क्या कर रहा था? लगता है ममता को इस बारे में पता नहीं था। तू भी ना वंदना, ऐसे ही बेचारे को परेशान कर दिया। अरे हाँ, पर तू क्यों चिंता करती है ममता? अब टीचर की बेटी भी तो अच्छी ही होती है, क्यों कंचन? हाँ, अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो होती नहीं कि जिनके दोनों बेटों की शादी व्यापारी की बेटियों से हो। लगता है बेचारी का दिल बैठ गया। अरे क्यों चिंता करती है ममता? है ना तेरी बड़ी बहू वर्षा, उसे देख देख कर खुश हो लेना। अपनी पड़ोसन की बातें सुनने के बाद ममता के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ चुका था। विहान जैसे ही घर आया उसी वक्त ममता ने उस पर चढ़ाई कर दी। इधर आ तू। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मेरा वो मास्टर की बेटी, उसके साथ क्या कर रहा था तू? माँ, अब बात सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। मैं और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। देखो तो राघव कैसे बात कर रहा है ये। इसमें गलत क्या है माँ? मीरा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के सारे काम आते उसे, अच्छे संस्कार है उसके, आपको दिक्कत क्या है? अरे उसके पिता एक मास्टर है, स्कूल में पढ़ाते हैं बस। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मेरी भी शादी भैया की तरह किसी बड़े अफसर की बेटी से हो, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ, तो अपनी बराबरी की तो होनी चाहिए ना घर की बहू। माँ जी, लेकिन मीरा एक अच्छी लड़की है और विहान उसके साथ बहुत खुश रहेगा। हाँ माँ, आप क्यों बराबरी ये सारी बातें लेकर बैठ गई है? हमारे घर में कौन अफसर है
या कौन इतना बड़ा व्यापारी है जो आप बराबरी की बातें कर रही हैं? और माँ, उसके पिता कोई चोर डाकू या गलत काम नहीं करते। टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कि सबसे ऊपर माना जाता है। मैं आपसे कह देता हूँ, मैं शादी करूंगा तो मीरा से, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। ममता को आखिर में अपने बेटे के आगे झुकना ही पड़ा और ममता विहान और मीरा की शादी के लिए मान भी गई, लेकिन उसने मन से तो उसे स्वीकार नहीं किया था। मीरा के घर में आने के बाद भी वर्षा और मीरा में से वो बस वर्षा का ही नाम जपती रहती। माँ जी, मीरा के स्वागत के लिए लाल गुलाब लेकर आऊं? अरे क्या ज़रूरत है, ये गेंदे के फूल है ना, इसी से काम चला लो, कोई ज़रूरत नहीं है लाल गुलाब की। लेकिन माँ जी, आपने मेरा स्वागत तो लाल गुलाब से किया था ना। अरे तब की बात अलग थी, मास्टर की बेटी को क्या पता होगा गेंदे और लाल गुलाब का फ़र्क। चलो जल्दी दोनों अंदर आ जाओ, देर हो रही है, हमें सोना भी है। मीरा को आते ही एहसास हो गया था कि उसे अपनी जगह ससुराल में बनानी होगी, क्योंकि उसकी सास के होठों पर तो सुबह शाम बस उसकी जेठानी का ही नाम रहता था। लेकिन विहान उसे काफ़ी सपोर्ट करता था। मैं जानता हूँ कि माँ का बर्ताव तुम्हारी तरफ सही नहीं है। वर्षा भाभी उनकी खुद की पसंद है और हम दोनों ने खुद एक दूसरे को पसंद कर लिया, जबकि वो तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ रही थी। उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। लेकिन फिर भी वो जब देखो तुम्हें नीचा दिखाती रहती है, सुबह शाम बस वर्षा भाभी का नाम जपती रहती है। ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनका विश्वास जीत पाऊँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी। मीरा ने विहान को कह तो दिया था कि वो अपनी सास का प्यार जीत के रहेगी, लेकिन वो तो तब कर पाती जब उसकी सास को वो दिखाई देती, क्योंकि उसकी सास तो बस सुबह और शाम जेठानी का ही नाम लेती रहती थी। आज तो इतनी सुंदर तैयार होंगी कि माँ जी मुझे प्यार से चूम ही लेंगी। आज वैसे भी शादी में जाना है तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। जब सब लोग कहेंगे कितनी सुंदर बहू है, तो माँ जी ज़रूर खुश हो जाएंगी। मीरा अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है शादी में जाने के लिए, लेकिन ममता ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और शादी में वर्षा को ले जाने के लिए कह दिया। लेकिन माँ, मीरा कितने अच्छे से तैयार हुई है, आप उसे क्यों नहीं ले जा रही हैं? अरे आज मेरी सहेलियां भी आने वाली है वहाँ, इसीलिए वर्षा बहू को ले जा रही हूँ। वो सब लोग वर्षा बहू के पिताजी को जानती है ना। हाँ तो माँ जी, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ शादी में। मैं भी शादी के बाद किसी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल भी लूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम अगली बार चली जाना, कोई बात नहीं। आज तो मैंने सबसे कह दिया है कि वर्षा बहू को ही मैं लेकर आऊँगी साथ में। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मीरा की ये कोशिश फिर से नाकामयाब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अगले दिन अपनी सास के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आती है जो उसके मायके से मिली थी। माँ जी देखिए, ये साड़ी अच्छी है ना? हाँ ठीक ही है। ये मेरे पापा ने मुझे दी थी, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे साड़ी तो वर्षा बहू के पिताजी ने भेजी थी। अरे क्या बताऊँ, क्या साड़ी थी। उसका रंग, उसकी डिज़ाइन, उसका कपड़ा इतना अच्छा था कि मुझे देखते ही पहनने का मन कर गया था। जहाँ से मेरे पापा ने ये साड़ी ली थी ना माँ जी, मीरा की साड़ी भी उसी दुकान से ली हुई है। हाँ माँ जी, आप पहन के तो देखिए, आप पर अच्छी लगेगी सच में। अरे दुकान चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन साड़ी की पसंद और कीमत में बहुत फ़र्क है। अरे छोड़ो, रख दो यहाँ, बाद में देख लूँगी जब मेरा मन करेगा। ठीक है माँ जी। ममता का बर्ताव मीरा के प्रति पहले से ही सही नहीं था, लेकिन अब तो वो वर्षा को ऊपर दिखाने के लिए उनके काम में भी भेदभाव करने लगी थी। भाभी, मैंने ऊपर के सारे कमरे साफ कर दिए हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ। जब तक बस नीचे के इन 2 कमरों का झाड़ू पोछा आप कर लीजिएगा। एक मिनट, अब तुम अपनी जेठानी से झाड़ू पोछा करवाओगी? माँ जी, बस यही 2 कमरे हैं, बाकी सब काम मैंने कर लिया है। खाने में भी सब्जियां काट ली है, बस बनाना बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पहले तुम पोछा लगा लो, उसके बाद खाना बना लेना। लेकिन माँ जी, दोनों काम मैं ही। तो ये अच्छा लगता है कि इतने बड़े अफसर की बेटी पोछा लगाए? कहीं किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी हमारी। लेकिन ससुराल में तो हम दोनों बहुएं एक जैसी हैं ना। मैंने कहा ना, बड़ी बहू पोछा नहीं लगाएगी मतलब नहीं लगाएगी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो लाओ, मैं ही लगा देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। आओ बड़ी बहू, हम बैठते हैं थोड़ी देर धूप में।
ममता को वर्षा के बड़े अफसर की बेटी होने का बड़ा ही गुरूर था। उसे लगता था कि बड़े अफसर की बेटी होने की वजह से उसे बड़ा ही फायदा होगा। लेकिन जब ममता के परिवार पर मुसीबत आई तो ममता का जो गुरूर था वो तो चकनाचूर हो गया। दुकान पर सील लग गया है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारी दुकान पर कीड़े मिल गए। हमने कितना समझाया उन्हें, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर दुकान पर सील लग गया तो हमारी इतने सालों की मेहनत और इज्जत पानी में चली जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भैया, आपके ससुर जी से मदद मांगिए ना, वो तो शहर के बड़े अफसर हैं, उनकी पहचान तो काफ़ी बड़े लोगों से होगी। हाँ, विहान सही कह रहा है, उनकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों से होगी। वो तुम लोगों को इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेंगे। उनको फ़ोन कर, वो अभी आ जाएंगे, मैं कहती हूँ। माँ, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन क्या वो आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा ना कि वो आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने। अरे तुम्हारे ससुर हैं, कैसे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? नहीं माँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इज्जत तुम्हारी वजह से खराब नहीं कर सकता हूँ। तुमने उनसे कहा नहीं कि ये सरासर गलत है, हमारी दुकान पे ऐसा नहीं हो सकता? अरे कोई है जो हमें फंसा रहा है। माँ, मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। हे भगवान, अब क्या करें? क्या फ़ायदा उनकी इतनी बड़ी पहचान होने का जब वो अपने दामाद की मदद ही नहीं कर सकते। माँ जी, आप मेरे पापा को क्यों कुछ कह रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है। वो इतने बड़े ईमानदार अफसर हैं, वो आपकी इन गलत कामों में कोई मदद नहीं करेंगे। आपकी मदद करेंगे तो उनकी खुद की इज्जत क्या होगी? आपको तो बस हमेशा ही मेरे पापा की बड़ी कुर्सी नजर आती है, इसीलिए आप मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, मुझे सब पता है। ममता को आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था, तब उसे एहसास हो रहा था कि वो जिस दिखावे के पीछे भाग रही थी और सुबह शाम अपनी बड़ी बहू का नाम जप रही थी, आखिर में उसे ही मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, विहान के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और वो खुश हो जाता है। ये कैसे हो गया? हमने तो किसी से मदद भी नहीं मांगी थी, फिर हमारा दुकान छूट कैसे गया? जिस अफसर के हाथों में हमारा दुकान था ना, वो मेरे ससुर जी का स्टूडेंट था, जो उन्हें अपने गुरु की तरह मानता था। इसलिए जब मेरे ससुर जी को पता चला तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की, और इसीलिए आज हमारी दुकान सलामत है भैया। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को कहा किसने? उनसे मैंने बात की थी भैया। घर पे मुसीबत आई थी तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस घर के लिए कुछ करूं। देखा माँ, आपने जिसे आज तक कभी बहू का दर्जा दिया ही नहीं, उसने आज अपना फ़र्ज़ निभाया है। माँ, आप हमसे बड़ी हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है। ये दुनिया दिखावे के पीछे भागती है, लेकिन जब मुसीबत आती है ना तो कोई भी साथ नहीं देता, सिर्फ अपने काम आते हैं। तो सही कह रहा है बेटा, मैं पैसे और रुतबे के पीछे इतना भाग रही थी कि मीरा की अच्छाई भी मुझे नहीं दिखी। मीरा बहू, मुझे माफ़ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही सुबह शाम बस तेरी जेठानी का ही नाम जपती रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। इसका मतलब है कि अब आप मुझसे नफरत करेंगी और सुबह शाम बस देवरानी का नाम लेंगी? नहीं बड़ी बहू, मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीखी हूँ, इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। तुम दोनों मेरे घर की बहू हो, ना किसी बड़े अफसर की बेटी और ना ही ऊंचे खानदान की बेटी। बस मेरी बहू है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए मेरी दो आँखों की तरह हो, जो मेरे लिए बिल्कुल एक समान है। चलो अच्छा है माँ, सुबह शाम वर्षा का नाम लेना तो छोड़ देंगे अब। क्यों भैया, आप इतने खुश होकर क्यों बोल रहे हैं? अरे भगवान का नाम लेने के बजाय माँ पूरा दिन वर्षा का ही नाम लेती थी। इससे मेरा क्या, कुछ दिन में तो भगवान भी आकर खुद कहने वाले थे कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? क्या भैया अभी मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, लेकिन वो लोग खुद हमारे घर पर न्योता देने आए थे और खासकर आपको बुलाया था। अगर आप ही शादी में नहीं चलोगी तो कैसे चलेगा? वो लोग भी मेरे जतिन की शादी में नहीं आए थे, तो मैं उनकी शादी में क्यों जाऊं? अरे तुम तो जिद पर अड़ गई हो। तभी उनकी बड़ी बहू प्राची वहाँ पर उनके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बेटा, रेखा भाभी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। जतिन की शादी के समय वो शादी में आ नहीं पाई, तो तुम्हारी सासू माँ ने भी जिद बांध लिया कि जब वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन पापा जी, रेखा आंटी तो इसलिए नहीं आई थी ना
क्योंकि उनकी बड़ी बहू का ऑपरेशन हुआ था, वरना वो तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी जी, आपको ये बात समझनी चाहिए, वो आपकी इतनी पुरानी सहेली है। छोटी सी बात पर उनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। अगर एक तरफ से रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरी तरफ से हमें उसे संभाल लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मैं शादी में चली जाती हूँ बस। वाह बेटा, तेरी तो बातों से ही इंसान का मन बदल जाता है। हर घर में तुझ जैसी बहू आ जाए तो कहना ही क्या। प्राची एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हर सिचुएशन को बहुत ही शांत दिमाग से और पूरी समझदारी के साथ हैंडल करती थी। वो चाहे गुस्से में हो चाहे खुश हो, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेती थी। इसीलिए हर कोई अपनी दुविधा वाली परिस्थितियों में प्राची के पास ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आते थे। क्या बात है गुंजन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो। गुंजन अपनी छोटी भाभी नेहा को कुछ नहीं बताती और सीधी अपनी बड़ी भाभी प्राची के कमरे में चली जाती है। भाभी, अरे गुंजन, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। भाभी आपको मोहित के बारे में तो सब पता ही है। हाँ पता है, लेकिन क्या हुआ? उससे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाभी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मम्मी से मोहित के बारे में बात की थी कि मुझे उससे शादी करनी है, पर मम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए ना। लेकिन मम्मी जी और पापा जी तो लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया? कुछ रीज़न तो दिया होगा ना? हाँ, मम्मी ने कहा कि लड़का कोई काम नहीं करता, लेकिन मोहित ने कहा है कि उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू क्लियर होते ही उसकी जॉब लग जाएगी। देखो गुंजन, मम्मी का कहना भी ठीक है। अगर उसके पास अभी जॉब नहीं है तो जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मम्मी पापा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसकी जॉब लग जाती है तो मम्मी पापा शादी के लिए हाँ कर देंगे। लेकिन भाभी वो तो कह रहा था कि जॉब लग जाएगी। अरे बाबा, तो जल्दी क्या है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। मम्मी पापा को अपने बच्चों की टेंशन होती है, और वैसे भी हम चाहे कितना भी बोले कि पैसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है ना। कल को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए मम्मी जी अभी शादी के लिए मना कर रही हैं। उसे समझाओ ना कि जल्दी से जॉब ढूंढ ले, फिर शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से कर लूँगी बस। ठीक है भाभी। प्राची गुंजन को समझाकर भेज देती है, लेकिन उनकी ये बातें प्राची की देवरानी नेहा सुन लेती है। अब उसे बहुत चिढ़ होती है कि सब लोग अपनी बातें उसे ना बताकर प्राची को ही बताते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने मन में ही प्राची से चिढ़ती रहती। कुछ दिन बाद घर पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम पर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ बहू, तू काम कर जा। सुनीता दरवाज़ा खोलने जाती है तो देखती है सामने प्राची का भाई राहुल खड़ा है। अरे राहुल बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। सुनीता राहुल को अंदर लेकर आती है। बहू, राहुल आया है, ज़रा चाय पानी तो लेकर आओ। प्राची जल्दी से पानी लेकर आती है। अरे राहुल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखती। मुझे कुछ नहीं खाना, बस परेशान था तो सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन फ़ोन पर बात करने का मन नहीं था, इसलिए घर पर ही चला आया। अरे ऐसी क्या बात है जो फ़ोन पर नहीं कर सकते थे और उसके लिए स्पेशली मिलने आए हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मैं और अनामिका डाइवोर्स ले रहे हैं दीदी। क्या? डाइवोर्स? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं दीदी, कोई मजाक नहीं है, बस हम दोनों की नहीं बनती, और रोज़ रोज़ की लड़ाई से तो यही अच्छा है ना कि हम दोनों डाइवोर्स ले ले। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुम दोनों की लड़ाई होती है तो उसके बारे में बात करो, इस तरह डाइवोर्स लेना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। लेकिन दीदी, जब एक साथ रहकर भी हमेशा दो लोग लड़ते ही रहे तो साथ रहने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा हम दोनों अलग अलग ही रहे। अरे लेकिन तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, इतना पुराना रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम दोनों ने सोच समझ कर ही तो शादी का फैसला लिया था, फिर अचानक क्या हो गया? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती और मुझे उसकी। बस इन्हीं बातों पर झगड़े होते हैं। ऐसे तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं होती, और तुम्हें मेरी। तो क्या हमने अपना भाई बहन का रिश्ता ख़त्म कर दिया? लेकिन दीदी, देखो राहुल, तुम्हें उसकी कुछ बातें नहीं पसंद और अनामिका को तुम्हारी कुछ बातें नहीं पसंद, तो इस वजह से रिश्ता थोड़ी ना खत्म कर देंगे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो।
आज के टाइम में डाइवोर्स लेना सबको इतना आसान लगता है कि 2 दिन झगड़ा होता है तो डाइवोर्स के नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दीदी ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। वही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज झगड़ा है तो कल सब सुलझ भी तो जाएगा ना। और नोक झोंक खटपट हर रिश्ते में चलती है। अपनी उम्मीदों का भार दूसरे पर से थोड़ा कम करना ही पड़ता है, वरना वो तुम्हारी उम्मीदें तो पूरी नहीं कर पाएगा, पर तुम्हारी उम्मीदों का भार उस पर पड़ता ही जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाएगा। रिश्ते को खत्म करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आपके कहने पर हम कोशिश करके देखते हैं। अब दूसरों को वो अपनी शादी बचाने के लिए भी इनकी राय लेनी पड़ रही है। अरे किस लिए इनको इतना सर पर चढ़ा रखा है? कभी अपना भी दिमाग लगा लो। अगर ये बोल देती है कि डाइवोर्स ले लो तो डाइवोर्स ले लेते, इन्होंने बोल दिया मत लो तो नहीं लेंगे। हद ही हो गई। प्राची अपने भाई को समझाती है और उसके भाई भाभी का डाइवोर्स होने से बच जाता है। कुछ दिन बाद मुझे उस कंपनी में जॉब ही नहीं करनी। पता नहीं वो मैनेजर खुद को समझता क्या है, बात बात पर दिमाग खराब करता रहता है मेरा। नहीं करनी मुझे जॉब वहाँ। अरे तो क्या ज़रूरत है वहाँ पर जॉब करने की? आपको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अरे बेटा, लेकिन इस तरह जॉब छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तो बहुत टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहा है। ऐसा किसी की वजह से जॉब थोड़ी ना छोड़ी जाती है। क्या बात चल रही है? सब लोग बड़े सीरियस लग रहे हैं। कुछ नहीं भाभी, बस मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या जॉब छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक से जॉब क्यों छोड़ रहे हो? इनकी ऑफिस में इनकी बनती नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई जॉब छोड़ने की। तुम किसी भी जगह जाओगे तो किसी ना किसी से तो तुम्हारी अनबन हो ही जाएगी। हर इंसान के विचार हर किसी से थोड़ी ना मिलते हैं। और वैसे भी अब तुम्हारे प्रमोशन का टाइम है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है। इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से जाने दोगे क्या? वो लोग तो चाहते ही है कि तुम जॉब छोड़ दो और उन्हें प्रमोशन मिल जाए। प्राची बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। सही कहा भाभी, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, अपना प्रमोशन इस तरह हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस भाभी ने बोल दिया जॉब नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी। पता नहीं सबको ऐसी क्या पट्टी पढ़ाती है कि सब इनकी ही बात मानते हैं। जब देखो तब घर में सुबह शाम प्राची 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 चलता रहता है। कुछ दिन बाद ये तो प्लॉट की बहुत ही अच्छी डील है पापा, हमें ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा जी, वैसे भी आजकल इतने सस्ते में प्लॉट कहाँ मिलते हैं। इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, डील सुनने में तो अच्छी लग रही है, फ़ायदा तो है। अरे प्राची बहू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। अरे भाई, ऐसा क्या सोच रही है? पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि जब डीलर कह रहा है कि प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर है तो फिर उसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? डील दिखने में तो फ़ायदेमंद लग रही है, लेकिन मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर हमें सस्ते में प्लॉट मिल रहा है तो इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है ना। कभी कभी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है नेहा। कोई अपना नुकसान करके किसी को प्लॉट क्यों बेचेगा? जब प्लॉट की असली कीमत 50 लाख है तो सोचने वाली बात है कि वो अपना 15 लाख रुपए का नुकसान करके हमें 35 लाख में प्लॉट क्यों बेच रहा है? वैसे बात तो सोचने वाली है। ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। हम तो इसी बात से खुश हो गए कि प्लॉट सस्ते में मिल रहा है। एक बार आप जाकर ना अच्छी तरह प्लॉट की लोकेशन दोबारा चेक करके आइए और आसपास की जगह को भी अच्छी तरह देखिएगा और उस ज़मीन के बारे में भी ना सब डिटेल्स अच्छी तरह से पता कीजिए। प्राची के कहने पर सब लोग दोबारा से प्लॉट देखने के लिए जाते हैं और आसपास की सारी जगह में अच्छी तरह घूम कर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्लॉट तो पहले से ही बिका हुआ है और प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लेकर भागने वाला था। अच्छा हुआ जो बहू ने ये सोचा, वरना हम लोग तो इसी खुशी में प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट के पैसे दे देते कि वो हमें सस्ता प्लॉट दे रहा है। बहू ने तो हमें लूटने से बचा लिया। सच में हमारी प्राची बहू बहुत समझदार है। कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती। अगर ये नहीं होती तो आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, ये नहीं होती तो घर में शायद कोई सांस भी नहीं ले पाता। जब देखो तब प्राची प्राची प्राची, जब देखो तब इनका ही गुणगान चलता रहता है। अरे इतना दिमाग तो हर कोई लगा सकता है। खामखा इनको चने की झाड़ पर चढ़ाकर बिठा दिया है। हमसे तो कोई हमारी राय भी नहीं पूछता।
किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बस प्राची भाभी। सुबह शाम प्राची प्राची। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो घर में कभी मेरी पूछ होने ही नहीं देंगी। अब नेहा तो पहले से ही प्राची से चिढ़ी रहती थी, लेकिन अब उसके मन में ये बात आ जाती है कि वो कैसे घर वालों की नज़रों में प्राची की वैल्यू कम करे। कुछ दिन बाद फाइनली राहुल की जॉब लग गई और मम्मी पापा भी शादी के लिए मान गए। प्राची भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। गुंजन की शादी की तैयारी के लिए अब उसकी मम्मी को उसकी शादी की ज्वेलरी बनवानी थी। अरे प्राची बहू, गुंजन की शादी के लिए ज्वेलरी बनानी है तो तुम पैसे ले जाना और ज्वेलरी पसंद कर लेना। तुमने बताया था ना तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है। हाँ मम्मी जी, वरुण जी भी हमेशा उन्हीं से ज्वेलरी लेते हैं, तो वो रेट भी ठीक ही लगाएंगे और ज्वेलरी भी अच्छी होगी। अच्छा ठीक है बेटा। ननद तो गुंजन मेरी भी है, लेकिन गहनों की जिम्मेदारी सिर्फ जेठानी जी की। इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जब देखो तब सुबह शाम इन्हीं के गुण चलते रहते हैं। अभी बताती हूँ इन्हें, अगर ज्वेलरी खरीदने मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी नहीं जाएंगी। बहुत इज्जत करते ना सब इनकी। अभी कलेश करवाती हूँ। नेहा जल्दी से गुंजन के पास जाती है। अरे नेहा भाभी आप यहाँ? हाँ, मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है नेहा। क्या? तुम्हारी शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है और तुमसे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा। हर चीज़ की बागडोर प्राची भाभी ने बस अपने हाथ में ही ले रखी है। अब तुम्हारी शादी है तो ज्वेलरी भी तो शादी में तुम्हारी पसंद की आनी चाहिए ना। हाँ भाभी, लेकिन मुझे ना प्राची भाभी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए अच्छी ज्वेलरी लेकर आएंगी। अरे लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तो पूछना चाहिए ना। शादी तुम्हारी है कि उनकी? हाँ, और वैसे भी जब सब लोग हर चीज़ में उनकी राय लेते हैं तो उन्हें तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने से पहले तुमसे पूछना तो चाहिए था। वो तो अपने मन से कुछ भी करेंगी। सबको इतना मुट्ठी में कर लिया है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए तुमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। जाओ जाओ। अब आएगा मज़ा। गुंजन नेहा की बातों से भड़क कर अपनी मम्मी से बात करने जा रही थी, तभी प्राची उससे कहती है, अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं अभी तुम्हारे ही रूम में आ रही थी। मेरे रूम में? क्यों भाभी? अरे मम्मी जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी खरीदनी है, तो तुम आज मेरे साथ चलना और तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद होना बता देना। एक बहुत अच्छी सी ज्वेलरी मैं तुम्हें अपनी तरफ से दिलवाऊंगी। तुम्हें डायमंड की लेनी हो तो डायमंड की लेना, और गोल्ड की लेनी हो तो गोल्ड की ले लेना। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, वरना खामखा प्राची भाभी को कितना बुरा लगता। ये नेहा भाभी भी ना। अब नेहा का उन दोनों का रिश्ता खराब करवाने का ये प्लान तो फेल हो जाता है। वो कुछ और सोचने लगती है। कुछ दिन बाद प्राची के भैया भाभी घर पर आते हैं। थैंक यू दीदी, जो आपने उस टाइम हमारा रिश्ता टूटने से बचा लिया, वरना अगर हम दोनों अलग हो जाते तो शायद पूरी ज़िंदगी अपनी वो गलती कभी नहीं सुधार पाते और हमेशा पछताते रहते। अरे कोई बात नहीं अनामिका, ये तो राहुल की बड़ी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। प्राची अंदर चाय लेने के लिए चली जाती है और वहाँ नेहा मौका ढूंढकर अनामिका के पास उसे भड़काने के लिए बैठ जाती है। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना अनामिका, हर छोटी छोटी बात के लिए ना इस तरह दीदी से बात करना अच्छा नहीं है। वो तो पीछे से यही बोलती हैं कि हर छोटी छोटी बात के लिए बच्चों की तरह मेरे पास आ जाते हैं। क्या? नहीं दीदी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि प्राची दीदी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। और अगर बोला भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आज उनकी वजह से ही हमारा रिश्ता बच पाया है, वरना अपनी नादानियों की वजह से हमने तो सब कुछ खराब कर लिया होता। नेहा का ये प्लान भी जब फ्लॉप हो जाता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो प्राची की एक भी तारीफ नहीं सुन सकती थी और ना ही ये बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई प्राची से अब कोई राय ले। सुबह शाम सबके मुंह से प्राची प्राची सुनकर मेरे तो कानों में दर्द हो गया है। ऐसा लगता है कि घर में उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जब देखो तब हर समय, सुबह सुनो तो प्राची, शाम को सुनो तो प्राची, पूरा दिन प्राची प्राची प्राची। कुछ दिन बाद, अच्छा वो माँ को देने के लिए जो मैं पैसे लेकर आया था वो तुमने भाई को दे दिए ना? अभी नहीं दिए, आज दे दूंगी। अच्छा ठीक है।
नेहा वहाँ से गुजरते हुए उनकी ये बात सुन लेती है। अच्छा, तो इनके मायके वालों ने इनसे पैसे मांगे, लेकिन ये पैसे अब मैं वहाँ तक पहुँचने नहीं दूँगी, उससे पहले ही इन्हें कहीं छुपा दूँगी। तब मज़ा आएगा जब इनके मायके वालों से इनकी लड़ाई होगी। नेहा मौका देखकर प्राची के कमरे से वो पैसे उठाकर घर में कहीं छुपा देती है। शाम को जब देने के लिए प्राची पैसे ढूंढती है तो पूरे घर में उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। अरे मैंने तो यहीं रखे थे पैसे, कहाँ चले गए? अरे भाभी ज़रा ध्यान से देखो ना, लगता है आपने कहीं और रख दिया। याद करो, मुझे अर्जेंटली वो पैसे देने हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नेहा वहाँ पर आ जाती है। अरे ये जतिन जी प्राची भाभी से पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? प्राची दीदी को तो अपने घर पर पैसे भेजने थे ना। मैंने पूरा कमरा छान मारा जतिन, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिल रहे। कल नेहा की मम्मी का ऑपरेशन है और पैसे नहीं मिल रहे। आज हर हाल में हमें उन्हें पैसे देने ही है। क्या? मेरी मम्मी का ऑपरेशन? अरे तुम कहाँ से आ गई? वो सब छोड़िए, लेकिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन और पैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ़ करना नेहा, ये बात करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था कि तुम्हारी मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने भैया से बात की। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो कुछ पैसे मैंने मिलाए और बाकी के पैसे भैया भाभी ने। मुझे वो पैसे लेकर तुम्हारे घर जाना था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि प्राची ने उसकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए वो पैसे रखे थे और उसने दूसरों की नज़रों में उसे गिराने के लिए ऐसी हरकत की। लेकिन अब वो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, राकेश अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर आता है। अरे ये सूटकेस किसका है? मैं स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया था तो देखा ये नया का नया सूटकेस वहाँ पर रखा है। तुम लोगों ने रखा था क्या? और ये तो वही सूटकेस है, लेकिन ये स्टोर रूम में कैसे पहुँच गया? ज़रा खोल कर तो देखो। प्राची ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें पैसे बिल्कुल सेफ थे। वो पैसों का सूटकेस जतिन को देती है और नेहा की मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है। उस दिन से नेहा के मन में प्राची के लिए जो भी चिढ़ और जलन थी वो सब अब खत्म हो जाती है और सब लोग सुबह शाम घर में प्राची प्राची क्यों करते रहते थे। ये बात इसे अच्छी तरह समझ में आ जाती है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। काजल और प्रिया, दो देवरानी जेठानी की, जहां काजल है मस्त मौला पर सबका ध्यान रखने वाली, पर वहीं प्रिया है अकड़ू, गुस्सैल और बदला लेने वाली। इनकी सास उर्मिला जानती थी उनका नेचर, पर वही बात है ना, कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलिए उनके घर में चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। बहुओं, ओ दोनों बहुओं, यहाँ तो आओ। आई माँ जी। आई माँ जी। हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी बहुस, बात यह है कि मैं जा रही हूँ ट्रिप पर। ट्रिप पर? वाह, ट्रिप पर, वाह। और मेरे साथ जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटे। पर माँ जी मुझे तो। क्या हुआ काजल? मुझे मायके जाना था, याद है मैंने आपको बताया था। हाँ तो बेटा चले जाओ ना। प्रिया, पीछे से तुम घर संभाल लेना। माँ जी ये क्या बात हुई? अब क्या? मैं क्यों रहूं घर पर? अरे तू अकेली होगी घर पर, खूब एंजॉय करना, खुल के जीना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेले में डर लगता है। तो तू भी चली जा बेटा। नहीं ना माँ जी, मेरा मायका तो कितनी दूर है, जाऊंगी तो महीना भर रह कर आऊंगी, थोड़ी ना हफ्ते में आ जाऊंगी। हाँ बात तो तेरी सही है। हाँ आइडिया, तू काजल बहू के मायके चली जा उसके साथ। हाँ, उनके मायके जाके मैं क्या करूंगी? हाँ प्रिया चलो ना, मेरे घर पर बहुत मजे करेंगे हम। भाभी इट विल लुक सो वियर्ड, क्या करूंगी मैं वहां आकर? आपके घर वालों पे तो बोझ बन जाऊंगी ना। अरे डोंट वरी, चलो मजा आएगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा मौका है जेठानी जी को नीचा दिखाने का। बस एक बार मैं उसके घर में एंट्री कर लूँ, फिर तो जेठानी जी आपके ही घर में आपकी बैंड बजा दूंगी। अगले दिन उर्मिला जी वैष्णो देवी के लिए चली जाती है। पीछे देवरानी और जेठानी घर संभालने के साथ अपनी पैकिंग भी कर रही होती है। देखे तो जेठानी जी क्या क्या लेकर जा रही है मायके। ओ तो साड़ी, ड्राई फ्रूट और पैसे लेकर जाए जा रहे हैं। अब नहीं। और इसी के साथ
प्रिया साड़ी चीर देती है, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट इधर उधर कर देती है और शगुन के पैसों में से काफी पैसे निकाल देती है। अब देखती हूँ कि जिठानी जी की नाक कितनी बचती है मायके में। इतना कहकर प्रिया मन ही मन मुस्कुराती है। अगले दिन, अरे छोटू इधर तो आ। हाँ चाची बोलो। छोटू सच बता, तुझे बोर नहीं हो रहा है ना नानी के घर जाने में? नहीं तो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तेरी मम्मी तो तुझे उधर भी बोलती रहती है, छोटू ये छोटू वो, छोटू ऐसे मत करो। अरे वो तो मम्मी को मेरी फिक्र रहती है तो वो बोलती है, मुझे बुरा नहीं लगता। इट्स ओके चाची। पर नानी का घर कितना बोरिंग है, उसमें तो तेरे टॉयज भी नहीं है और कोई खेलने के लिए भी नहीं है ना। उधर नानी ने मेरे लिए न्यू टॉयज मंगवाया है और पता है मामू मेरे लिए जल्दी घर आते हैं, मेरे साथ खेलते भी है। पिछली बार तो उन्होंने मुझे क्रिकेट भी। हाँ हाँ बस कर, अब समझ गई। मेरा मतलब है ओके छोटू बेटा, अभी हम जाएंगे नानी के घर। हाँ ये दैट्स लाइक अ गुड गर्ल चाची, ये। इतना कह के छोटू तो चला जाता है, पर प्रिया सोचती है, ये छोटू भी ना, ये तो नानी और मामू का भक्त है। जेठानी जी को मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा सती सावित्री बनती है ना, खूब जानती हूँ मैं इनका दोगलापन। अरे कोई क्यों ही किसी को अपने मायके लेकर जाता है, और यहाँ भी सबके साथ ही करके बात करती है। भाग भाग के जेठ जी के साथ इनका भी काम कर देती है। जैसे मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सब क्या नाटक है। पर ठीक है, कोई ना। अब जो इनके बैग के साथ हेरा फेरी की है, मजा आएगा जब इनके मायके में इनकी बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ प्रिया अपना बैग पैक करने के बाद सोने चली गई। अगली सुबह काजल, छोटू और प्रिया निकल पड़े काजल के मायके। वहां जाकर, हाय मॉम, और छोटे क्या हाल? नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? कोई हमें भी मिलवा देता तो जरा ठीक लगता है ना। अरे हाँ प्रिया, आओ ना। ये है मेरी चिल आउट मम्मी, ये मेरा भाई और ये मेरी बेचारी भाभी जो इसकी जाल में फंस गई। अच्छा ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। काफी अच्छे से वो उसका ध्यान रखता है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना कि मैं भी आ गई। अरे बेटा नाना, तू तो मेरी दूसरी बेटी ही है, इसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू आंटी। जहां सब प्रिया का दिल से स्वागत कर रहे थे, वहीं प्रिया के तो मन में अलग ही ख्यालात आ रहे थे। अब देखती हूँ यहाँ जेठानी जी का स्वागत कितने दिन तक चलेगा। बड़ी आई। प्रिया जाती है काजल की भाभी के पास, जो उस समय खाना बना रही थी। भाभी कोई हेल्प चाहिए? ना ना ना, तुम क्यों आई यहाँ? थक गई होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अरे नहीं भाभी, आप काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट करूं, ये बात तो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे तुम मेहमान हो, अपने घर में इतना काम करके अब यहाँ भी काम करोगी? हरगिज नहीं। देखो काजल भी तो आराम कर रही है, जाओ रेस्ट करो। भाभी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे पूछो ना। भाभी आपको नहीं लगता कि काजल दीदी बहुत इंटरफियर करती है? मेरा मतलब है हर थोड़े दिन में मायके आना, कोई हेल्प नहीं करना और आपके ऊपर पूरा प्रेशर डालकर खुद आंटी जी के साथ बैठ जाना। सोचती तो होंगी ना आप कि अरे यार ये फिर आ गई सर पर बैठने के लिए। मीता मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिया ये तो काजल का मायका है, उसका पूरा हक इधर आना। और रही बात उनकी और माँ जी की, मेरे होते हुए तो मैं माँ जी से वैसे भी काम नहीं करवाती और मुझे पसंद है काम करना, पर तुमने इतना सोचा वही बहुत है। इतने में राकेश वहां आता है। अरे मीता, तुमने अपने साथ प्रिया को क्यों काम पर लगा दिया? प्रिया बैठो ना, मीता है ना, वो कर लेगी सारा काम। अरे उसमें क्या भैया, ये भी तो मेरा घर है, मेरा फर्ज बनता है ना उनकी हेल्प करना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्लीज जाकर बैठो और रिलैक्स करो, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है? इतना कहकर वो प्रिया को भेज देता है। प्रिया के जाने के बाद, मीता एक बात पूछूं, सच बताना। अरे आज सबको मुझसे बड़े सवाल है, पूछिए आप भी। मैंने तुम्हारी और प्रिया की बातें सुनी, तुम्हें वैसे तो मेरी बहन के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कभी ऐसा लगा क्या? अरे छोटी सी तो थी काजल जब मैं इस घर में आई थी,
और उसकी विदाई पर आप सब लोगों से ज़्यादा तो मैं ही रोई थी। मेरे एक एक आंसू की कसम। मुझे काजल से ना कभी प्रॉब्लम थी, ना है और ना ही कभी होगी। आज कह दिया सो कह दिया, लेकिन अभी आके कभी मत कहना। हाँ, अच्छा अच्छा, मेरी इमोशनल ड्रामा क्वीन, शांत हो जाओ। मैं तो बस प्रिया को हमारी फैमिली के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए उसने पूछ लिया। पर मेरे मन में ऐसी बात नहीं है, पक्का प्रॉमिस। अच्छा जी, तो फिर ओ चलो हटो जाओ यहाँ से। जहाँ किचन में ये चल रहा था, वहीं प्रिया सोचती है, अरे यार ये मीता भाभी तो पिघल ही नहीं रही, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। चलो कुछ और देखते हैं। थोड़ी देर में प्रिया देखती है कि सुनीता जी अकेले अपने कमरे में थी। वो भाग के उनके पास जाकर बैठती है और पैर दबाने के बहाने उनसे बातें करने लगती है। लाइए ना आंटी जी, आपके पैर दबा देती हूँ। देखिए तो थोड़ी सूजन आई हुई है ना यहाँ पर। हाय जीती रहे बेटी, बहुत ही प्यारी है तू। और आंटी वांटी नहीं, मुझे तो माँ बोल सकती है। हाँ क्या हुआ आंटी जी? मेरा मतलब है माँ, थोड़े उदास लग रहे हो आप। कोई बात है तो आप शेयर कर सकती हो। नहीं बेटा, वो बस। अच्छा देख तो, ये काजल मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लाई है हम सब के लिए। अब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं बेटे बहू को किस मुंह से दिखाऊं ये सब। यस, एक प्लान तो काम कर गया। चलो अब इस पे नमक और मिर्च डाल दें। क्या हुआ, क्या सोच रही है बेटा? नहीं नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि ये तो गलत बात है ना। आपके लिए भी कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वैसे तो काजल भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने क्यों उन्होंने ऐसा किया। जेठ जी की भी अच्छी खासी कमाई तो है। कोई ना, ससुराल से आए तोहफे तो हम सर माथे लगा लेते हैं, पर क्या है ना, दुनिया को भी मुंह दिखाना होता है। वही तो, मेरी मम्मी के लिए तो मैं कपड़े, ड्राई फ्रूट और 2100 रुपये से कम का कोई सामान लेकर ही नहीं जाती। और मेरे पति की तो कमाई जेठ जी से कम है, पर सबका अपना अपना दिल होता है ना। खैर क्या ही बोले। आइए आपके पैर दबा दूं। और ऐसे प्रिया का एक प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है। अब प्रिया आए दिन घर में किसी न किसी को भड़काती रहती। एक दिन प्रिया के फोन पर, हेलो हेलो हेलो, हाँ बहू, मैं हूँ तेरी सास। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? आपकी यात्रा कैसी चल रही है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा लगा जिठानी का मायका? सब अच्छे से घुल मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, बस चल रहा है। क्या हुआ बहू, थोड़ी उदास लग रही है? कोई बात है तो बता। ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ जी, पर जब से हम यहाँ आए ना, सब काजल भाभी के साथ ही बैठते हैं। मुझे तो ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं। कल भी काजल भाभी और मीता भाभी शॉपिंग पर चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जितनी कोशिश करूँ ना, उतना ही ये लोग मुझे पीछे कर देते। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर अकेली ही रहती माँ जी। कम से कम ऐसी बेइज्जती तो महसूस नहीं होती। और ऐसा बोलकर प्रिया झूठ मूठ कर रोने लगती है। अरे अरे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बहू के परिवार से। वैसे तो वो लोग बहुत दिखावा करते हैं, न जाने अब क्या हो गया इन्हें। खैर ये बता, काजल बहू कहाँ है? वो, अरे पूछिए मत माँ जी, दिन भर अपनी मम्मी के साथ दरवाज़ा बंद करके न जाने क्या चुगलियाँ बनाती रहती है। और ऊपर से मीता भाभी तो बस बाहर आती है, मुंह बना के खाना बनाती है और चली जाती है। क्या पता क्या बात है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। अभी भी पता नहीं कहाँ है। मुझे कौन सा बता के जाते हैं वो। ये तो बड़ी दुख की बात है बहू, और समधन जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर बस कुछ और दिनों की बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो ध्यान रख अपना। हाँ जी माँ जी, प्रणाम। प्रिया के मन में तो फिर से लड्डू फूटा। वो सोचती है, यस, एक और विकेट डाउन। अब तो माँ जी को भी बातों में उलझा दिया। अब एक और टारगेट। टटटा आइडिया। ओए छोटू, चिंटू, यहाँ तो आओ दोनों। जीजा जी। जीजा जी, तुम्हारी मम्मी और चिंटू तुम्हारी बुआ, तुम दोनों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हाँ चिंटू, बुआ तुम्हारे लिए टॉयज नहीं लाई इस बार? बुआ ने कहा था कि वो टॉय लाई है, पर जब बैग खोला तो खाली पैकेट निकला। चाची, ऐसा तो बुआ ने कभी किया नहीं था। जाने क्या हुआ इस बार, भूल गई होंगी। मेरी मम्मी ऐसे नहीं भूलती। तूने ही रखा होगा और बोल रहा है कि नहीं है।
मैं क्यों झूठ बोलूंगा, नहीं था तो नहीं था। और दोनों बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे अरे शांत हो जाओ छोटू, जा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ प्लीज। छोटू के जाने के बाद, चिंटू मुझे ये छोटू के सामने नहीं कहना था, पर मैं बताती हूँ। तुझे पता है तेरी बुआ ने जो टॉय लिया था ना, वो उन्होंने छोटू को दे दिया था और कह रही थी चिंटू को कौन देगा इतने महंगे टॉयज, दे देंगे उसे पैकेट और कह देंगे अरे भूल गए, पता नहीं कहाँ चला गया टॉय। पर बेटा ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट है, हाँ, किसी को मत कहना। क्या ऐसा किया बुआ ने? मुझे तो लगता था मेरी बुआ सबसे बेस्ट है, पर ऐसा किया। वेरी बैड, आई डोंट लाइक हर एनी मोर। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं? एक टॉय नहीं दे सकती? ठीक है, मैं भी नहीं खेलूंगा छोटू के साथ। अरे चिंटू सुनो तो। चिंटू वहां से उदास मन से चला जाता है। ऐसे ही दिन कटते रहते हैं और प्रिया जमकर सबके मन में काजल के लिए नफरत पैदा कर रही थी। वैसे तो काजल के मायके में सब हमेशा खुश रहते थे, पर कुछ दिनों से सबके चेहरे थोड़े उतरे हुए दिख रहे थे। अपनी जीत देखते हुए प्रिया को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एक शाम डोरबेल बजती है और सामने है, हाँ आप सब। सामने खड़ी थी उर्मिला और उनके दोनों बेटे। हाँ बहू, हम सब। हमने सोचा कि वापस जाते टाइम ट्रेन इधर भी तो रुकती है, तो क्यों ना सब फैमिली टाइम स्पेंड करके ही वापस जाए। अरे नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? सफर कैसा था? अरे बहुत अच्छा था, चारों धाम के दर्शन करके तो मन तृप्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी दोनों बहुओं को अपने पास रखा इतने दिन। भला कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल वालों को इतना ठहराती है, हाँ? समधन जी, जैसी मेरे लिए काजल और मीता, वैसी ही प्रिया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये। हाँ जी, वो तो है, छोटी है, थोड़ी बचकानी भी हो सकती है, पर सुनीता जी दिल की अच्छी है ये लड़की। वो तो हम जान गए हैं जी। क्या? कुछ नहीं, आइए ना। और अब आप सब 2 दिन रहकर ही जाएंगे। आज घर इतना चमक रहा है, रौनक ही अलग है। उर्मिला जी और उनके बेटे अंदर आते हैं। प्रिया अपने पति के पास जाती है। हाय, वेलकम, कैसे हो आप? प्रिया थोड़ा थका हुआ हूँ, अंदर जाता हूँ, मुझे प्लीज एक कप चाय दे दो ना। हाँ हाँ जरूर। तभी वहां काजल आती है। अरे आप सब, नमस्ते माँ जी। प्रेम, अरे देवर जी कैसा रहा सफर? आप सब थक गए होंगे ना, चलिए आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ और साथ में थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रिया अपने पति की बात भूलकर सीधा सास के पास जाती है। देखा मम्मी जी? क्या बेटा? भाभी जी पहले तो आई नहीं और आकर सीधा अपना नाटक शुरू कर दिया। बस यही सब करती हैं वो। अच्छा चलो कोई ना। बहू वैसे काजल और मीता तो किचन में है, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी। हाँ बेटा, वो नहीं, गो, हाँ जाओ बेटा, उनकी हेल्प करो। ओके बाय। चलो एक बार डाल तो दी उनके कान में, अब देखते हैं जेठानी जी का पत्ता कैसे साफ होता है। प्रिया गुड जॉब। अगले दिन, सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि भाभी को थोड़ा टाइम देना चाहिए हम सबको? यहाँ पर सिर्फ अपनी मम्मी और अपने भाई भाभी के साथ ही लगी रहती हैं। प्रिया, तुम सारा दिन ये क्या स्टूपिड बातें लेकर बैठी रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाँ रूड, एक तो कुछ बताओ तो भी इनको प्रॉब्लम होती है, ना बताओ तो कहते हैं कि बात नहीं करती। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे बेबी बताओ ना प्लीज जानू। ठीक है। ये भाभी ना यहाँ पर कोई काम नहीं करती, जब से यहाँ आई है सिर्फ बातें। और पता है वो अपने घर वालों के लिए जेठ जी से इतने पैसे लेकर गई और उसमें भी उन्होंने सबको लिफाफे में सिर्फ 101 रुपए दिए। चिंटू के लिए टॉय का पैकेट लेकर आई, लेकिन अंदर से टॉय गायब। इमेजिन, लाना कुछ नहीं है, ससुराल की ही नाक कटा दी और मायके में बस बैठ के ऐश कर रही हैं। वो तो अच्छा था कि मैं थी तो मीता भाभी का काम में हाथ बटा रही थी, वरना वो तो कब की पागल ही हो जाती। अच्छा, पर अभी तो भाभी ही किचन में है। वो ना सिर्फ नाटक करती है। आप सब और माँ जी जो आ गए ना,
अब उन्हें नंबर भी तो बटोरना है ना। ये लॉजिक्स ना तुम्हारे मुझे कभी समझ में नहीं आते, ना आएंगे। आप तो रहने दो, वो अच्छी बनके सबसे पैसे और प्यार दोनों ले लेती है। थोड़ा आंखें खोल के देखा करिए कैसी है वो। पैसे लेकर ना मायके में कुछ देती है, इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ, मेरी भाभी जुआ खेलती है। क्या? आर यू क्रेजी? नहीं बाबा, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने आप पर ही पैसे उड़ाती हैं। ओ, समझा समझा। खैर छोड़ो, सिर्फ आज रात की तो बात है, कल तो हम सब चले जाएंगे। और अगली सुबह वो घड़ी भी आ जाती है जब सब जाने लगते हैं। माँ, मैं तुम्हें और भैया, भाभी और चिंटू को बहुत मिस करूंगी। थैंक यू कि आपने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रहने दिया। लो, फिर शुरू हो गया इनका ड्रामा। बेटा, वक्त कब बीता पता ही नहीं चला। और हाँ प्रिया बेटा, तेरे साथ तो बहुत ही अच्छा लगा। आते रहना हाँ, पर अगली बार साफ दिल और मन से। हाँ? किसी को कुछ समझ में नहीं आया और प्रिया, काजल, उनके पति और सास सब घर के लिए निकल गए। घर जाकर सब लोग यहाँ आओ। सब ड्राइंग रूम में जाते हैं जहाँ उर्मिला जी एक टॉय और काफी कैश और ड्राई फ्रूट मिठाई लेकर बैठी थी। माँ जी, ये आपको कहाँ से मिले? ये तो मेरी बैग में थी। क्यों प्रिया, कुछ कहना है क्या तुझे? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं। मैंने तुझे एक मौका दिया था अपनी सफाई में कहने के लिए, पर तू तो वैसे की वैसी ही रही। प्रिया, तू हमेशा काजल से जलती थी, ये बात हम सब जानते थे और तेरा बचपना समझकर छोड़ देते थे, पर बदले की आग में तू इतनी अंधी हो गई कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। ना सिर्फ तेरा, पर मेरे बेटों का, खास करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। उस दिन जब आते ही तू मेरे कान भरने लगी, मैं तभी समझ गई थी। बातों बातों में मैंने सुनीता जी से, मीता से, यहां तक कि चिंटू से भी सुना कि तूने कैसे काजल के खिलाफ बातें की। बेटा, घर एक साथ चलता है, याद रखना, एकता में ही बल है। तुझे अगर लगता है कि मैं काजल को ज्यादा मानती हूं तो तुझे आकर मुझसे ये बात करनी चाहिए थी, ना कि उस बेचारी की इज्जत मिट्टी में मिलाती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भाभी से जलती थी क्योंकि वो इतनी सुंदर है, पॉपुलर है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया, सुंदरता बाहरी नहीं होती, वो तो मन में होती है। जैसा मन वैसी बोली वैसा चेहरा होगा। सॉरी भाभी। ना ना मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। और हाँ, 1 मिनट। काजल वीडियो कॉल लगाती है जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी और चिंटू होते हैं। हम सब पहले से ही समझ गए थे कि ये सब काजल ने नहीं किया होगा। प्रिया, हमें तुमसे अब भी उतना ही प्यार है। अब जल्दी घर आना हाँ? और इस बार याद है ना, प्यार से। और इस तरह सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है।